हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का अध्याय 8 है जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की जो बुक है उसको डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम लोग हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिभाषाएँ हैं हर बार की तरह। पहला शब्द है कि बाष्पीकरण या फिर वाष्पन क्या होता है। तो परिभाषा इसकी ये है कि जल के द्रव अवस्था से वाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ये कमरे के समान तापमान पर भी लगातार होती रहती है। यानी हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर रूम का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है तब भी ये क्रिया लगातार होती रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, बाष्पन या फिर वाष्पीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा संघनन। तो जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी जल वाष्प जो है वो जब हमारा द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाना। यानी जल वाष्प कैसा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, हल्का का धुआं की तरह होता है, और जब ये धुआं कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो ये जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। तो ये बूंदों के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिमीकरण। क्या है, तो द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, यानी द्रव पानी के बर्फ बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे, हिमीकरण बोलते हैं। आगे लिखा है जब जल ठंडे वातावरण यानी कि फ्रीजर में रखा जाता है तो यह बर्फ में बदल जाता है। यानी अगर आप किसी पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो वो कैसे बन जाएगा, ये आपका आइस क्यूब की तरह से बन के सामने आएगा, तो इसी को बोलते हैं हिमीकरण। फिर पिघलना क्या है, अब इसी आइस क्यूब को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए या कहीं धूप में ले जाकर रख दीजिए, तब ये मेल्ट हो जाएगा, यानी कि पानी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। यही क्या होता है, इसको बोलते हैं पिघलना। यहाँ पे लिखा है कि ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम, यानी कि ऊष्मा की आपूर्ति करने पर बर्फ जल में बदल जाती है, तो इसी को बोलते हैं पिघलना। यानी ये पूरा जो सिस्टम है, साइकिल है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ से ही बना हुआ है। यानी जल ठोस में बनेगा, यानी पानी को आप बर्फ़ बनाएंगे, बर्फ़ को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो यही सारी जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलेंगे या पिघलना बोलेंगे या संघनन बोलेंगे। संघनन किसे बोलेंगे, कि जब हमारी जो जल वाष्प है वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इसको संघनन बोलेंगे। अब इसी पानी को आप गर्म कर दीजिए तो ये भाप बन के ऊपर उठेगा, इसको आप बाष्पीकरण कहेंगे। तो ये सारी परिभाषाएं लगभग एक दूसरे से रिलेटेड ही होती हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है जल वाष्प क्या है, तो जल की गैसीय अवस्था होती है, ये सामान्य ताप पर ये क्या होती है, अदृश्य होती है। अदृश्य का मतलब है ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है। भाप में छोटी छोटी बूंदें इसे दृश्यमान बनाती हैं। वायु में विद्यमान जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है आर्द्रता क्या होता है, तो ध्यान रखना जो वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है उसको बोलते हैं आर्द्रता। फिर नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड आर्द्रता ही है। वायु में जल वाष्प की मात्रा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बरसात के दिनों में आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए बाष्पीकरण धीमा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कभी कभी आपके एग्जाम में इसी तरीके से लाइन लिखी हुई दिखती है कि क्या बरसात के दिनों में आर्द्रता अधिक होती है या कम होती है। ध्यान रखिए बरसात के टाइम पर नमी ज़्यादा होती है, इसीलिए आर्द्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन बाष्पीकरण क्या होगा, धीमा होगा। यानी जो आपका पानी होता है वो धीरे धीरे बाष्प बन के ऊपर की तरफ उठेगा। तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी, लेकिन आर्द्रता अधिक होती है। जल चक्र क्या है, यानी वाटर साइकिल किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यानी आप नदियों का पानी क्या होता है, गर्मियों में भाप बन के ऊपर उठता है, फिर यही भाप की बूंदें क्या होती हैं, जल के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, जिसको संघनन बोलते हैं। फिर इसी से क्या होती है, वर्षा होती है, या फिर ओले गिरते हैं, ओले या फिर बर्फ गिरती है। फिर इसका क्या होता है, बहाव होता है, समुद्र में जाता है ये जल, और फिर समुद्र में जब ये जल जाएगा तो पुनः ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो यह जल चक्र जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। फिर देखिए शीतलन प्रभाव क्या है, तो वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। मिट्टी के मटके में जल ठंडा रहता है क्योंकि सतह से जल रिसकर बाष्पित होता रहता है, तो इसको बोलते हैं शीतलन प्रभाव। यानी अगर आप पानी को एक मटके में, एक जो मिट्टी का मटका होता है या घड़ा होता है उसमें रख देंगे तो उसमें पानी क्यों ठंडा रहता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए क्यों ठंडा रहता है, शीतलन प्रभाव के कारण। फिर देखिए जल कणिकाएं क्या होती हैं, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जल वाष्प ठंडी होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जो धूल के कणों के आसपास बनती है।
इसको क्या बोलते हैं, ये बादल बनाती है, यानी इससे बादल बनते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है ओस किसे कहते हैं, तो सुबह के समय पौधों पर जो जल की बूंदें होती हैं उसी को ओस बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि रात में ठंडी सतह पर वायु की जलवाष्प का संघनन होता है, सुबह अधिक दिखती है क्योंकि रात में तापमान क्या होता है, कम होता है। ठोस क्या है, तो इसका आकार निश्चित होता है, ये बहता नहीं है, फैलता नहीं है। उदाहरण के तौर पे क्या है, बर्फ, पत्थर, लकड़ी, मोम, ठंडा, यानी इनका आकार तो निश्चित है। कोई बर्फ है, अगर आप इसको आइस क्यूब के रूप में देखेंगे तो इस तरीके से होगी, अगर आप किसी को कटोरी में रख देंगे तो इसका आकार इस तरीके से होगा। इसी तरीके से पत्थर है, लकड़ी है, मोम है, इन सब का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ये एक निश्चित आकार की होती हैं, ये बहती नहीं है और इनका फैलाव भी नहीं होगा। यानी अगर आप पत्थर को यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से तो यहीं पे ही रखा रहेगा, ऐसा नहीं आपने पत्थर रखा, पत्थर फैल के ऐसे ऐसे इस तरीके से हो गया। फैलाव किस चीज़ का होगा, हमेशा द्रव या फिर गैस का होगा। ठोस का फैलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है द्रव क्या है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी द्रव को आप जिस पात्र में, जिस बर्तन में रख देंगे ये उसी का रूप ले लेता है। अगर आप पानी को ग्लास में डालेंगे तो ये इसका रूप ले लेगा, अगर आप इसको किसी भी पात्र में, कटोरी में डालेंगे तो ये इस तरीके से इसका आकार यहाँ पर ले लेगा। अगर आप इसको कप में डालेंगे तो ये इस तरीके से इसी के आकार में, इसी के शेप में पानी आ जाएगा। तो द्रव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, जैसा पात्र का आकार होगा वैसा ही हमारा द्रव उसमें बैठ जाएगा या उसमें सेट हो जाएगा। ये क्या करता है, पात्र का आकार ले लेता है। द्रव क्या होगा, बहता है, इसका आयतन स्थिर रहता है। उदाहरण क्या है, जल, दूध और तेल, इन सब का क्या होगा, बहाव होगा, फैलाव होगा, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। फिर गैस की बात करें तो गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये सभी दिशाओं में फैलती है। लिखा है समस्त उपलब्ध स्थान में ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। समान ताप पर अदृश्य रहती है, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये हमें दिखाई नहीं देगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको दिखाई नहीं देती है। ये क्या होता है, ये अपना स्थान घेरती है, यानी ये समस्त स्थान पर फैल जाती है, लेकिन इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। फिर देखिए लिखा है जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, सब लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस। गुण की बात करें तो ठोस का आकार कैसा होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, अभी हमने आपको बताया। ये पात्र बदलने पर नहीं बदलता है, यानी कि अगर आपने लकड़ी को एक ग्लास में डाल दिया, अगर आपने किसी पत्थर को एक ग्लास में डाल दिया तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर पत्थर इतना ही छोटा है तो ग्लास में इतनी जगह पर ही बैठेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पत्थर को डाला है तो ये पूरे ग्लास में फैल जाए, यानी इसका आकार क्या है, निश्चित होता है, पात्र बदलने पर ये नहीं बदलेगा। जल क्या है, जल का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, ये पात्र का आकार ले लेता है, यानी जल को आप जिस पात्र में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी का ही आकार ले लेगा। जलवाष्प का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बहने की क्षमता, तो जो ठोस होता है वो बहता नहीं है। द्रव क्या होगा या फिर जल जैसे कि, तो ये क्या होगा, बहेगा। और जलवाष्प क्या होती है, ये या फिर गैस क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। फैलने की क्षमता, तो बर्फ है या फिर ठोस है वो फैलेगा नहीं। जल का क्या होता है, आयतन स्थिर रखते हुए फैलती है, यानी आप द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी के आयतन में क्या होगी, फैल जाएगी, उसी के आकार में ये फैल जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि समस्त उपलब्ध स्थान पर फैलता है, क्या फैलता है, तो जलवाष्प, ये जितना भी उपलब्ध स्थान मिलेगा, जितना भी इसको स्पेस मिलेगा, ये उस स्पेस में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन स्थिर होगा, द्रव का आयतन स्थिर होगा, लेकिन जलवाष्प का आयतन स्थिर नहीं होता है, ये अपने उपलब्ध स्थान पर या फिर जितना स्पेस मिलेगा उसमें ये फैल जाएगी। लेकिन अगर आप ठोस को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो ये उतनी जगह पर ही रहेगी। इसी तरीके से अगर आप द्रव को भी जिस बर्तन में डालेंगे उसी के आयतन में ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। दृष्टा की बात करें, दृष्टा का मतलब हमने आपको बताया था कि दिखाई देना, तो ठोस क्या होगी, आपको दिखाई देगी, द्रव आपको दिखाई देगा, लेकिन गैस आपको दिखाई नहीं देगी सामान्य ताप पर। अगर आप इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं या बहुत कम करते हैं तभी ये आपको हल्का हल्का गैस या जलवाष्प के रूप में दिखाई देगी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो अवस्था परिवर्तन, बर्फ यानी कि ठोस क्या होगा, ये गर्म करने पर पिघल कर क्या बन जाएगी, जल बन जाएगी। जल जो द्रव है वो क्या हो जाएगा, गर्म करने पर वाष्पीकृत होकर जलवाष्प में बनेगा, और जलवाष्प को आप गर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है। अवस्था परिवर्तन,
यानी ठंडा करने पर तो ठंडा करने पर जो द्रव है वो जमकर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और जलवाष्प क्या हो जाएगी, तो संघनित होकर जल बन जाती है। दैनिक उदाहरण की बात करें तो बर्फ के उदाहरण क्या है, तो बर्फ है। या ठोस के उदाहरण क्या है, बर्फ है, हिम है और ओले हैं। द्रव की बात करें तो जल है, दूध है, तेल है। और जलवाष्प की बात करें तो वायु में जल, जलवाष्प और भाप, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। नीचे एक स्टार पॉइंट है कि अन्य पदार्थ जो तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मोम। मोम आपको तीनों अवस्थाओं में मिलेगा। अगर आप मोमबत्ती या फिर कैंडल को जब देखते हैं तो वो किस अवस्था में होता है, वो ठोस अवस्था में होगा। जब आप इसको जलाते हैं तो ये मैट होना स्टार्ट करती है, यानी कि धीरे धीरे क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है। और फिर लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, जलवाष्प या फिर गैस बन के ये उड़ जाती है। ऐसे ही तेल है, घी है और नारियल का तेल, तो ये ठंडों में कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है जल की अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं। तो प्रक्रिया की बात करें, पिघलना। तो ठोस क्या होगा, ठोस को अगर हम पिघलाएंगे तो ठोस से ही क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। आवश्यक शर्त में क्या है कि ऊष्मा की क्या होगी, आपूर्ति होगी। उदाहरण के तौर पर बर्फ का जल में बदलना और मोम का द्रव मोम में बदलना, यानी मोम का मेल्ट हो जाना। हिमीकरण की बात करें तो द्रव जो हो जाएगा वो ठोस बन जाएगा। ऊष्मा निकालना और ठंडा करना, आवश्यक शर्तों में इसका क्या है कि क्या करता है, ऊष्मा निकालता है और ठंडा करता है। जैसे कि जल को अगर आप बर्फ में रख दे जल को अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। वाष्पीकरण की बात करें तो द्रव का गैस में बनना, द्रव का गैस अवस्था में बदलना, ये भी ऊष्मा की आपूर्ति करेगा सामान्य ताप पर भी। गड्ढे का जल सूखता है, गीले कपड़े सूखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि अगर किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे पानी गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा कि उसका जो भरा हुआ पानी है वो जलवाष्प बन के ऊपर उड़ गया है। और कपड़ों का सूखना भी एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। संघनन की बात करें तो गैस का द्रव में बदलता है, यानी गैस जो है वो द्रव में बदलेगी। ठंडी सतह का संपर्क होगा इसमें, और ठंडे ग्लास से बूंदे ओस बादल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी बर्तन में या किसी ग्लास में एकदम ठंडा पानी डाल देते हैं या कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो देखते हैं कि ग्लास के साइड में छोटे छोटे से पानी की बूंदें जो है वो आपको दिखाई देती हैं। यही आपका क्या है, संघनन है। ओस भी आपका संघनन का उदाहरण है और बादल भी आपका संघनन का ही एग्जाम्पल है। फिर वाष्पीकरण से संघनन और संघनन का वर्षा, तो ये क्या है, जल चक्र होता है। जैसे कि समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठती है, फिर ये क्या बनाता है, बादल बनाता है, और बादल पुनः क्या करता है, वर्षा करता है। और वर्षा होकर के पानी फिर से नदियों में या तालाब में या समुद्र में जाता है और पुनः इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो यही होता है वाष्पीकरण। फिर नीचे लिखा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कारक की बात करें तो संपर्क का क्षेत्र क्या है इसका, तो क्षेत्रफल अधिक होगा, वाष्पीकरण तीव्र होगा। यानी जितना क्षेत्रफल, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, तीव्र होगी। जैसे प्लेट में जल बोतल के ढक्कन से जल्दी सूखता है। यानी अगर आप किसी भी प्लेट में पानी को डाल दें और आप एक बॉटल का ढक्कन खोल के बॉटल को धूप में रख दें, दोनों में से प्लेट का पानी जल्दी सूखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्लेट है उसका एरिया ज़्यादा है, उसका सरफेस ज़्यादा है, इसीलिए उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, तीव्र हुई। फिर देखिए तापमान या धूप की बात करें तो तापमान जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। जैसे धूप में जल छाया की तुलना में जल्दी वाष्पित होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके जो कपड़े हैं वो धूप की अपेक्षा जो वो पंखे की अपेक्षा या कमरे की अपेक्षा धूप में जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं कमरों को अगर छाया में सुखाते हैं तो वो देर से सूखेंगे और धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी या तीव्र होगी। हवा की गति भी डिपेंड करती है कि जहाँ पर हवा की गति तेज होगी वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। यानी अगर ज़्यादा तेज हवा चल रही है और आप कपड़ों को बाहर डाल दीजिए तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा का फ्लो क्या है, तेज है। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। हमने आपको ऊपर एक लाइन बताई थी कि बरसात के दिनों में क्या होता है, आर्द्रता अधिक होगी और वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे लिखा है बरसात के दिन कपड़े देर से सूखते हैं। यही कारण है
कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखेंगे, या फिर अगर आप घर में पोंछा लगाएंगे तो पोंछा लगाने पर भी पोंछा क्या होता है, वो देर से सूखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही है, धीमे हो रही है। इसीलिए बारिश के दिनों में लगाया हुआ पोंछा जल्दी सूखता नहीं है। अगर आप तुरंत चलेंगे तो वहाँ पर पैरों के निशान बन जाएंगे। पंखा चलाना, तो वायु प्रभाव बढ़ता है, तीव्र वाष्पीकरण होगा। अगर आप पंखा चलाएंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि पंखे के नीचे पसीना जल्दी सूखता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने पोछा लगाया है और पोछा नहीं सूख रहा है तो आप फैन ऑन कर दीजिए, तो पोछा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। घर पे मम्मी लोग बोलती हैं कि पोछा लगा हुआ है, पंखा चला दो, पोछा जल्दी सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि वायु का प्रभाव तेज होता है तो वाष्पीकरण भी तेज होता है, इसीलिए जो लगाया हुआ पोछा है वो जल्दी सूख जाता है। या पंखे के नीचे बैठने पर हमारा जो पसीना है वो जल्दी सूखेगा। तो ये है इसके प्रभाव और एग्जाम्पल। फिर लिखा हुआ है शीतलन प्रभाव के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। फिर है मिट्टी का मटका जल सतह से रिसकर वाष्पित होता है। इससे क्या होता है, जल ठंडा रहता है। स्टील के बर्तन में ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्टील के बर्तन में रख देंगे तो पानी इतना ठंडा नहीं होगा जितने कि जो मिट्टी का मटका है या घड़ा है उसमें पानी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, शीतलन प्रभाव हो रहा है। सुराही, तो ग्रीष्म काल में जल ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाती है। यही सिद्धांत इसमें भी लागू होगा कि सुराही में भी जो शीतलन प्रभाव है वो ज़्यादा होता है, या शीतलन प्रभाव के कारण सुराही में भी पानी ठंडा रहता है। पंखे के नीचे ठंडक, पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है, ये भी शीतलन प्रभाव का ही कारण है। हैंड सैनिटाइजर क्या है, तो हाथ पर लगाते ही ठंडा लगता है क्योंकि तेजी से वाष्पित होता है। आपने सैनिटाइजर का यूज किया होगा, कभी नहीं किया होगा तो कोविड के टाइम पर जरूर किया होगा। जब कोविड में क्या करते थे हम लोग, सैनिटाइजर यूज करते थे तो हाथों में हमको एक ठंडक का एहसास होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो वाष्पित जल्दी होता है, उसमें भी शीतलन प्रभाव है। फिर देखिए फर्श या फिर छत पर जल छिड़काव ग्रीष्म काल में ठंडा करने के लिए। गर्मियों में लोग क्या करते हैं, अपने छतों पर जल का छिड़काव करते हैं जिससे कि छत क्या होती है, ठंडी होती है। तो इसमें भी क्या है, वाष्पीकरण का प्रभाव है या शीतलन प्रभाव है। पॉट इन पॉट कूलर, तो 2 मिट्टी के गमले प्लस रेत प्लस जल, यानी बिना बिजली का कूलर। तो ये पॉट इन पॉट कूलर को क्या बोलेंगे, बिना बिजली का कूलर भी बोलेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है कि संघनन, बादल और जल चक्र। संघनन कहाँ होता है, तो जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं, इसको क्या बोलेंगे, संघनन। ठंडे ग्लास में बूंदें, तो आसपास की वायु से जल वाष्प का संघनन, ग्लास से जल का रिसाव नहीं होता है, इसीलिए जो ग्लास है उसके साइड में या उसके बाहरी सतह पर आपको क्या दिखाई देंगी, बूंदें दिखाई देंगी। जल स्तर नहीं घटता, प्रमाण क्या है, तो जल का स्तर नहीं घटता। गिलास में जल का स्तर नहीं घटता बल्कि बाहर अतिरिक्त जल जो होता है वो जमा हो जाता है। ओस की बात करें तो सुबह पौधों पर बूंदें दिखाई देती हैं, रात में ठंडी सतहों पर वायु की जल वाष्प का संघनन होता है जो कि सुबह उठने पर हमको ओस के तरीके से दिखाई देती है। बादल का बनना, तो वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है, फिर वही जल वाष्प धूल के कणों के आसपास संघनित होता है और जलकणिकाएं बनती हैं। उसके बाद में क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ये अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। फिर लिखा है वर्षा कैसे होती है, तो छोटी जलकणिकाएं मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं, इतनी भारी होने पर गिरती हैं और फिर ये क्या हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्षा बोलते हैं। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्षा कैसे होती है, जब छोटी जलकणिकाएं मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं तो ये अत्यधिक क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और भारी होने के कारण ये नीचे गिरने लगती हैं जिसको हम लोग वर्षा कहते हैं। फिर हिम या ओले की बात करें तो विशेष परिस्थितियों में वर्षा की बूंदें हिम या ओले के रूप में गिरती हैं। जलवाष्प ऊपर क्यों जाती है, तो जलवाष्प वायु से हल्की होती है इसीलिए ऊपर उठती है, जैसे हीलियम भरे हुए गुब्बारे। जो चीज़ वायु से हल्की होगी वो कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ उठती है। जैसे हीलियम जो गैस भरे हुए गुब्बारे होते हैं उनको अगर आप छोड़ देंगे तो वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए चले जाएंगे। जल चक्र की बात करें तो वाष्पीकरण होगा, कहाँ होगा, तो महासागर की सतह पर होगा। उससे जलवाष्प वायुमंडल में जाएगी, वहाँ से उसका संघनन होगा, तब बादल बनेंगे, और बादल के बाद में वर्षा होगी या हिम बूंदें या फिर ओले गिरेंगे, फिर उसका बहाव होगा कि पानी पुनः महासागरों में जाएगा, और इस तरीके से ये जल चक्र चलता रहता है। AWG मशीन क्या है,
तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर। आर्द्र वायु को ठंडा कर जल वाष्प का संघनन और पीने योग्य ये जल होता है। नीचे है जल चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया। चरण की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। प्रक्रिया की बात करें तो महासागर, नदी, झील से जल वाष्प बनकर वायु बन जाता है। स्थान या माध्यम की बात करें तो सूर्य की ऊष्मा से ये क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ऊर्ध्वगमन की बात करें तो जल वाष्प वायु से हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ये कहाँ जाएगी, तो वायुमंडल में जाएगी। शीतलन की बात करें तो ऊंचाई पर वायु ठंडी होती है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता रहता है, इसीलिए क्या होती है, ठंडी होती है। संघनन की बात करें तो जलवाष्प धूल के कणों के आसपास जलकणिकाओं में बदलती है और इससे बादल बनते हैं। वर्षा, हिम या ओले की बात करें तो भारी जलकणिकाएं गिरती हैं परिस्थितियों के अनुसार। फिर बहाव की बात करें तो वर्षा का जल नदियों में बहकर वापस महासागर में पहुंचता है, इससे पुनः जल चक्र शुरू हो जाता है। भूजल की बात करें तो वर्षा का जल भूमि में रिसकर भूजल बनाता है, जैसे कि कुएं या बोरवेल का जल। फिर जल चक्र का महत्व की बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का वितरण और नवीनीकरण, जैसे कि पेयजल कृषि के लिए यूज होता है या ये जीव जंतुओं के लिए यूज होता है। जन संरक्षण की बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा भाग ही मनुष्यों, पशुओं और पौधों के लिए उपयोगी है या फिर पीने योग्य है। यानी सब बोलते हैं कि पृथ्वी पर जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक बहुत छोटा भाग ही हमारे पीने योग्य रहता है, क्योंकि बाकी का जो जल है वो महासागरों का या फिर समुद्र का जल है, जो कि खारा होता है और वो हमारे किसी भी काम नहीं आता, यानी पीने के काम नहीं आता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो सीधे इसको उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका पानी खारा होता है। बढ़ती जनसंख्या, तो जल की मांगें भी बढ़ रही हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे भी जल की मांग भी बढ़ रही है। विश्व के कई भागों में जल की इसकी वजह से क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमें जल का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर हम लोग कर लेते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वाष्पीकरण पढ़ा था। तो वाष्पीकरण क्या है, द्रव का गैस में बदलना, सामान्य ताप पर भी ये होता रहता है। जैसे गीले कपड़े सूखना, गड्ढे का जल कम होना, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। संघनन की बात करें तो गैस का द्रव में बदलना ठंडी सतह पर होता है। ठंडे ग्लास की बूंदें, ओस और बादल, ये संघनन के उदाहरण हैं। पिघलना की बात करें तो ठोस का द्रव में बदलना ऊष्मा के कारण। बर्फ पिघल कर जल बनाती है, मोम पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हिमीकरण, तो द्रव का ठोस में बदलना ठंडक के कारण, जैसे कि जल को अगर आप फ्रिज में रख देंगे या फ्रीजर में रख देंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। ठोस के गुण, तो इसका निश्चित आकार होता है, ये बहता नहीं है और फैलता भी नहीं है। एग्जाम्पल इसके ये हैं, बर्फ, पत्थर और मोम। द्रव के गुण की बात करें तो इसके आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। ये बहता है और इसका आयतन स्थिर होता है। एग्जाम्पल है जल, दूध और तेल। गैस के गुण की बात करें तो ये सभी दिशाओं में फैलती है और अदृश्य होती है, जैसे कि जलवाष्प है, O2 है या फिर CO2 हो गया। शीतलन प्रभाव क्या है, तो वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक, यानी ठंडक के कारण क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण क्या हो रहा है, ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसे कि मटका सुराही में रखा हुआ पानी, ये ठंडक क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शीतलन प्रभाव हो रहा है, इसमें वाष्पीकरण हो रहा है, तो इसीलिए इसमें रखा हुआ पानी कैसा हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। या फिर पसीना या फिर सैनिटाइजर, अगर आप पसीने में बिल्कुल गीले हैं और पंखे के नीचे बैठ जाइए तो आपको हल्का ठंडक का एहसास होगा। सैनिटाइजर की बात करें तो अगर सैनिटाइजर आप यूज करते हैं तो हाथों में आपको ठंडक का एहसास होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो रही है। फिर वाष्पीकरण तेज होता है जब क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, हवा तेज होगी और आर्द्रता कम होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वाष्पीकरण धीमा होता है जब आर्द्रता अधिक होगी, जब आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं।
वादल का निर्माण कैसे होता है? जल वाष्प और धूल के कण मिलकर क्या बनाते हैं? जलकणिकाएं बनाते हैं। इसमें धूल के कण आवश्यक हैं। वर्षा की बात करें तो जलकणिकाएं भारी होकर गिरती हैं, यही वर्षा कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिम ओले भी इसी में आते हैं। जल चक्र की बात करें तो सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, वर्षा होगी, वर्षा के बाद बहाव होगा, और बहाव के बाद जल जो है पुनः कहाँ चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र से पुनः ये वाष्पीकरण होकर के बादल बनाएगा। ये जल चक्र जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। आर्द्रता की बात करें तो वायु में जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो आर्द्रता कहलाती है। बरसात में क्या होगी? अधिक होगी। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जल की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव, गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन क्या है? पहला है कि बर्फ यानी कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ये बहती नहीं है, बिल्कुल सही है। जल यानी कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन स्थिर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जलवाष्प यानी गैस अदृश्य होती है और समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सी में आपके दिए हैं 1, 2 और 3। तो ये तीनों कथन सही है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कथन ये है, बर्फ युक्त ठंडे जल से भरे कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ समय बाद जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं, सही है। कारण है कि कांच के सूक्ष्म छिद्रों से जल का रिसाव होता है जो बाहर आकर संघनित हो जाता है, गलत है। इसमें कोई भी अंदर का जल बाहर नहीं पहुंचता है, कोई भी अतिरिक्त जल नहीं होता है। ये क्या होता है? बाहर की एक तरीके से ऊष्मा होती है। तो आपका कहा जाएगा कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। कारण क्या है कि गिलास से जल नहीं रिसता। कांच के गिलास से अगर जल रिसेगा या किसी भी चीज़ से अगर जल रिसेगा, धीरे धीरे वो पात्र पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जल का रिसाव कांच के गिलास से नहीं होता है। वायु में मौजूद जो जलवाष्प है वो ठंडी सतह के संपर्क में आ जाती है, इसीलिए वहाँ पर संघनित हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जल का अनावृत यानी खुला क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। वायु की गति यानी कि हवा तेज होने पर जल तीव्रता से वाष्पित होता है, बिल्कुल सही है। वायु में आर्द्रता यानी जल की मात्रा अधिक होने पर वाष्पीकरण मंद हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि बरसात के दिनों में होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। राइट आंसर आपका इसीलिए डी हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त तीनों ही सही हैं, तो इसके एक से अधिक आंसर सही हैं। फिर नेक्स्ट है, पॉट इन पॉट यानी गमलों से बना कूलर या सुराही में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है। विज्ञान की कौन सी प्रक्रिया इसके शीतलन प्रभाव का मुख्य कारण है? तो अभी हमने बताया था शीतलन प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। जितना वाष्पीकरण अधिक होगा उतना ही शीतलन प्रभाव क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के जल चक्र में बादलों के निर्माण की प्रक्रिया का सबसे सटीक विवरण क्या है? जल वाष्प का सीधे ठोस में बदलना। फिर है जलवाष्प युक्त वायु का ऊपर उठना, ठंडा होना, धूल के कणों के चारों ओर संघनित होना और जलकणिकाएं बनाना। तो जल चक्र या फिर बादलों के निर्माण में अभी हमने बताया था कि धूल के कणों का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धूल के कण केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देंगे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर है वायुमंडलीय जल जनित मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए किस वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करती हैं? तो ये आर्द्र वायु को ठंडा कर जल वाष्प को संघनित करती हैं और पीने योग्य जल बनाती हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम और उसकी परिभाषा सही सुमेलित है? तो ठोस का द्रव में बदलना, पिघलना, सही है। फिर है द्रव का ठोस में बदलना, हिमीकरण, बिल्कुल सही है। जलवाष्प का द्रव में बदलना, वाष्पीकरण। तो ये आपका गलत है। जलवाष्प का द्रव में बदलना वाष्पीकरण नहीं, हमने क्या बताया था? इसको बोलते हैं संघनन। जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन आपका 1 और 2 सही है। कुट में देखिए ए ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 2, यही आपका सही है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नीचे उत्तर भी देख लीजिए, लिखा है केवल 1 और 2, यानी व्याख्या क्या है कि जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था वाष्पीकरण, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पसीना आने पर जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। सही है। कारण क्या है कि पंखे की हवा हमारे पसीने को वाष्पीकृत करती है और वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया शीतल प्रभाव उत्पन्न करती है। दोनों ही सही है, यानी कथन भी सही है आपका और कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक ठंडे जल और बर्फ से भरे कांच के गिलास को एक डिजिटल तराजू पर रखते हैं और उसे एक प्लेट से ढक देते हैं, 30 मिनट बाद उस गिलास के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडल की जल वाष्प संघनित होकर ग्लास के बाहर जमा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप ठंडे जल और बर्फ से भरे कांच के गिलास को एक डिजिटल तराजू पर रखते हैं और उस पर एक प्लेट ढक देते हैं तो क्या होगा, 30 मिनट बाद उस ग्लास के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो वायु है वो वाष्पीकृत होकर के उस ग्लास के साइड में बूंदों के रूप में ऐसे चिपक जाएगी। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों की सुबह में पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो अभी हमने बताया था कि वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी पत्तियों के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है, ये हमें ओस के रूप में दिखाई देती है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर वीडियो का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।